नमस्कार, मैं अमित कुमार सिंह अन अकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। क्रैक यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल यह भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप हमारे चैनल यूपीएससी सीएससी हिंदी को जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। मतलब आपको एक ही वीडियो को कई बार देखने और सुनने का मौका मिलेगा। इसके लिए आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं अमित कुमार सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूं तथा विगत 5 वर्षों से दिल्ली और इलाहाबाद के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और हिस्ट्री पढ़ाता रहा हूं। मैं यूपीएससी का 2 बार, यूपीपीएससी का 3 बार इंटरव्यू दिया हूं तथा अन्य स्टेट पीसीएसओ का मैं लगातार मेंस देता रहा हूं। दोस्तों, आज अन अकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां भारत के सभी बेस्ट एजुकेटर जुड़े हुए हैं। चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, कहीं से भी हो, सभी वो अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। यहाँ यूपीएससी सीएससी हिंदी के चैनल पे 15,519 से ज़्यादा कोर्सेज है जो कॉम्प्रिहेंसिव है। यूपीएससी सीएससी हिंदी पे 2 तरह का कोर्स है, एक है प्लस कोर्स और दूसरा है आइकॉनिक कोर्स। प्लस कोर्स में आपको क्या क्या मिलता है, देखिए, लाइव क्लासेज, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलता है। और इसके लिए जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन है 40,500, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है 49,500, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है 72,000 और 36 महीने का सब्सक्रिप्शन है 90,000 रुपये। अगर आप हमारा कोड AKS001 हमारा कोड है, अगर आप उसको प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी और आपको इसके लिए 6 महीने की जो फीस है, हमारा कोड प्रयोग करने के बाद 10% छूट के साथ आपको 40,500 की जगह पे 36,450 रुपये, 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है 49,500 रुपये। अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 44,550 रुपये पेड करने पड़ेंगे और 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन 72,000 रुपये है, अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी और आपको इसके लिए 64,800 रुपये पेड करना होगा। उसी तरह 36 महीने का जो सब्सक्रिप्शन 90,000 रुपये है, अगर आप हमारा कोड AKS001 प्रयोग करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको इसके लिए 81,000 रुपये पेड करना होगा। दोस्तों, यह बहुत ही नॉमिनल फीस है क्योंकि इतने कम फीस पे कोई भी संस्थान आपको इससे बेहतर सुविधा नहीं दे सकती है। दोस्तों, यह कोर्स प्लस कोर्स उन लोगों के लिए है जो कुछ सालों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी अपनी मंजिल से दूर हैं, उनके लिए यह बहुत ही बेहतर कोर्स है। इसलिए दोस्त, आप हमारे कोड AKS001 के माध्यम से जरूर एडमिशन लीजिए तथा आप इसका फायदा लीजिए। दूसरा है आइकॉनिक कोर्स, दूसरा है आइकॉनिक। इसमें आपको क्या मिलता है? इसमें मिलता है आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, पर्सनल कोच, डेली मेंस क्यूए प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज्ड फीडबैक मिलेगा। इतनी सारी फीचर सुविधा आपको यहाँ दी जाती है और इसके लिए जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है 69,500, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है 1,07,000 और 36 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 1,41,000 रुपये। अगर आप हमारा कोड AKS001 हमारा कोड है, अगर आप इसको प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी और आपको 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है इसके लिए 62,550 रुपये, 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको 1,07,000 की जगह पे 10% छूट के साथ 96,300 रुपये और 36 महीने का सब्सक्रिप्शन जो 1,41,000 रुपये है, अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको इसके लिए 1,26,900 रुपये पेड करना होगा। दोस्तों, यह बहुत ही नॉमिनल फीस है। अब सोच लीजिए कि 3 साल तक आपको अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबकी तैयारी करने का मिलेगा।
मतलब लाइव क्लासेज मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस होगी, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल होगा, पर्सनल कोच होगा, डेली मैच की हुए प्रैक्टिस होगी, स्टडी प्लानर मिलेगा और पर्सनल फीडबैक दिया जाएगा। इतनी सारी सुविधा आपको अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। और देखिए ना, आइकॉनिक कोर्स किन के लिए है? आइकॉनिक कोर्स उन लोगों के लिए है जो अभी अभी तैयारी शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं या तैयारी शुरू की है या ग्रेजुएशन पास किए हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतर कोर्स है, क्योंकि इसमें आपकी पूरी तैयारी होगी, समग्र तैयारी होगी। इसलिए दोस्त, आप हमारे कोड AKS001 का प्रयोग कीजिए और आप लोग जरूर आइकॉनिक कोर्स में एडमिशन लीजिए। ये हमारी आपसे गुजारिश है। और आप हमारा कोड प्रयोग करेंगे तो आपको 10% की छूट मिलेगी। सबसे अच्छी चीज क्या है कि आप किसी की भी कोर्स से एडमिशन लीजिए और किसी के भी क्लास को आप अटेंड कर सकते हैं। यह सुविधा आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कराती है। यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है, उसमें 6 महीने का सब्सक्रिप्शन है 22,500, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है 27,500, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है 40,000 और 36 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 50,000 रुपये। अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और इसके लिए 6 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है 22,500 की जगह पे 10% डिस्काउंट के साथ 20,250 रुपये। 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन 27,500 है। अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट के साथ 24,750 रुपये और 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन 40,000 रुपये है, अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 40,000 की जगह पे 10% डिस्काउंट के साथ 36,000 रुपये और 36 महीने का जो सब्सक्रिप्शन 50,000 रुपये है, अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी और आपको इसके लिए 45,000 रुपये पेड करना होगा। दोस्तों, यह बहुत ही नॉमिनल फीस है। सोच लीजिए कि मात्र 1,250 रुपये फीस पे आपको अपना ऑप्शनल पढ़ने का मौका मिलेगा, वो भी 3 साल तक। इसलिए दोस्त, आप हमारे कोड AKS001 का प्रयोग कीजिए और आप लोग जरूर एडमिशन लीजिए। अनअकैडमी कम्बैट की शुरुआत किया गया है 31 जनवरी से। दूसरा कम्बैट है 31 जनवरी को, दूसरा है। टाइमिंग रखा गया है 11 बजे, 11 बजे दिन में रखा गया है। और इसमें क्या होगा, बेस्ट क्वेश्चन बाई बेस्ट अनअकैडमी एजुकेटर के द्वारा दिया जाएगा। आपको क्वेश्चन रहेगा, 60 क्वेश्चन होगा, 45 मिनट का समय होगा और 13 कम्बैट मिलेगा आपको। 6 सेक्शन होगा, रेटिंग स्कोरिंग होगी और फैकल्टी कॉन्टेक्ट आपको अल्टरनेटिव संडे को होगा। इसके लिए जो सब वो रखा गया है, प्राइज रखा गया है, रैंक 1 से लेकर और रैंक 3 तक जो लाएगा उसको 3 महीने का यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा अनअकैडमी की ओर से गिफ्ट के रूप में। और रैंक 4 से लेकर रैंक 150 तक जो लाएगा उसको 1,000 रुपये का अमेजोन वाउचर दिया जाएगा। इसलिए दोस्त, आप लोग इस प्रतियोगिता में जरूर भाग लीजिए। देखिए, न्यू बैच शुरू किया गया है यूपीएससी सीएससी 21, 22 और 23 के लिए। न्यू बैच की शुरुआत किया गया है यूपीएससी सीएससी 2021, 22 और 23 के लिए 25 जनवरी से। 25 जनवरी से नया बैच की शुरुआत किया गया है यूपीएससी सीएससी 21, 22 और 23 के लिए। 6 महीने का बैच कोर्स शुरू हो रहा है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए। 6 महीने का बैच कोर्स शुरू हो रहा है 25 जनवरी से, जिसमें बाइलिंगुअल हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम तीनों में पढ़ाया जाएगा। बाइलिंगुअल हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम तीनों में होगा। उसी तरह 1 ईयर कंप्लीट बैच कोर्स शुरू किया जा रहा है। 1 ईयर कंप्लीट बैच कोर्स की शुरुआत हो रही है यूपीएससी सीएससी 2022 के लिए। यहाँ भी क्या होगा, बाइलिंगुअल होगा और हिंदी मीडियम में होगा और इंग्लिश मीडियम में होगा। इसी तरह 2 इयर्स बैच कोर्स की शुरुआत हो रही है यूपीएससी सीएससी 2023 के लिए 25 जनवरी से। इसमें भी आपको बाइलिंगुअल हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम तीनों में होगा। उसी तरह एनसीईआरटी बैच की शुरुआत किया जा रहा है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए 25 जनवरी से। इसमें भी आपको तीनों होगा, बाइलिंगुअल हिंदी में और इंग्लिश में। मतलब
आपको एनसीईआरटी बैच में भी पढ़ने का मौका मिलेगा। दोस्त आप लोग जरूर अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए और आप हमारे कोड AKS001 के माध्यम से जरूर एडमिशन लीजिए, आपको 10% का फायदा मिलेगा। आइकॉनिक प्राइज हाइक में रखा गया है क्या क्या मिलेगा आपको? कनेक्ट विथ योर पर्सनल कोच, मेन स्टेट सीरीज विथ इवोल्यूशन, कस्टमाइज योर स्टडी प्लानर, अटेंड स्टडी बूस्टर सेशन, बी पार्ट ऑफ हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप, प्रैक्टिस आंसर राइटिंग डेली और एक्सेलरेट योर प्रिपरेशन विथ डेली कंटेंट। इतनी सारी सुविधा आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मिलेगी दोस्त, इसीलिए आप हमारा कोड AKS001 के माध्यम से आप जरूर एडमिशन लीजिए। आपको 10% का प्रॉफिट होगा, आपको 10% की फायदा होगा। अब हम आज पढ़ेंगे क्या, मुगल साम्राज्य की सांस्कृतिक तथा धार्मिक गतिविधियां। मतलब मुगल साम्राज्य में क्या क्या, जैसे कला, साहित्य, सांस्कृतिक में क्या आता है, कला, साहित्य, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। स्थापत्य कला, चित्रकारी कला, जैसे मुगल काल में क्या प्रसिद्ध है, चित्रकारी कला, स्थापत्य कला। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है किसके, शाहजहां के काल को। चित्रकारी का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर के काल को। इसको हम लोग अध्ययन करेंगे। और धार्मिक गतिविधि क्या थी इनके समय में, हम लोग देखते हैं कि शुरुआत के जो शासक थे वो उदार थे, लेकिन बाद में हम देखते हैं औरंगजेब के समय में क्या गया, मुगल साम्राज्य में कट्टरता व्याप्त हो गई। इस चीज को भी हम देखेंगे। यह चैप्टर जो हमारा है मुगल साम्राज्य सांस्कृतिक गतिविधियां, यह प्रीलिम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यह प्रीलिम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसलिए दोस्त आप लोग इस चैप्टर में बने रहिए हमारे साथ और इसका आपको जरूर फायदा मिलेगा आने वाले एग्जाम में। 2021, 22, 23 कोई भी आप यूपीएससी सीएससी का या कोई भी स्टेटिस्टिशियस दे रहे हो, आपको फायदा जरूर मिलेगा, 100% इसकी गारंटी है। इसलिए दोस्त आप हमारे साथ बने रहिए और आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा आप हमारे कोड AKS001 के माध्यम से जरूर एडमिशन लीजिए। चलिए अब इसी के साथ मैं अमित कुमार सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। अब दोस्त हम शुरू करते हैं मुगल साम्राज्य सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियां। हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य में स्थापत्य के क्षेत्र में, देखिए स्थापत्य के क्षेत्र में सांस्कृतिक गतिविधि कब से शुरू हो जाती है, हम देखते हैं कि हुमायूं के समय से शुरू हो जाती है, लेकिन अकबर और लास्ट में शाहजहां के समय में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है। अकबर के द्वारा भी बहुत से महल, फतेहपुर सीकरी, आगरा का महल आदि का निर्माण कराया गया, लेकिन यह अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंची स्थापत्य कला जाके शाहजहां के समय में। शाहजहां के समय में बहुत सी स्थापत्य की स्थापना की गई, जिसमें क्या, लाहौर का किला, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जमा मस्जिद, ये सब आदि भवनों का निर्माण किया। इसीलिए AL श्रीवास्तव ने शाहजहां के काल को क्या कहा है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा है। स्थापत्य कला के क्षेत्र में इसको स्वर्ण युग कहा है। इसी तरह हम देखते हैं कि अब चित्रकारी में देखेंगे। चित्रकारी में हम देखते हैं कि चित्रकारी की शुरुआत किसके समय में हुई थी, हुमायूं के साथ ही हो गई थी, क्योंकि हुमायूं के साथ ही 2 फारसी चित्रकार उसके साथ जब ईरान से वापस आए थे, अब्दुल समद और मीर सैयद अली, उन्हीं के द्वारा भारत में चित्रकारिता की शुरुआत किया गया। लेकिन यह चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंची। यह चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंची जहांगीर के शासनकाल में। हम देखते हैं कि यह अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंची, लेकिन जहांगीर की मृत्यु के बाद धीरे धीरे इसका पतन शुरू हो गया और शाहजहां ने चित्रकला के जगह पे स्थापत्य कला को ज्यादा महत्व दिया और औरंगजेब के शासनकाल आते आते चित्रकला बिल्कुल लुप्त हो गई और इस कहाँ चली गई, यह क्षेत्रीय राजाओं के यहाँ आश्रय पाया चित्रकला। और इनकी क्या धार्मिक गतिविधियां रही। अब जैसे हम देखते हैं कि शुरू में हुमायूं को तो बहुत ज्यादा मौका ही नहीं मिला, लेकिन अकबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा क्या किया गया, सुलह कुल की रीति अपनाई गई। मतलब
भारतीय राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया, खास करके राजपूत शासकों के द्वारा राजस्थान के, इनके साथ क्या किया गया। और आदि जो धार्मिक गतिविधियां थी इसमें, जिसे तीर्थ यात्रा कर पे छूट दिया गया, जजिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया, इस तरह से क्या किया गया, मेल मिलाप की नीति अपनाई गई। लेकिन जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां के समय तक तो स्थिति ठीक थी, लेकिन औरंगजेब के बाद गद्दी पे आने के बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे स्थिति बदलने लगती है धार्मिक रूप से, और धार्मिक रूप से मुगल साम्राज्य में क्या कट्टरता आने लगती है, और औरंगजेब के द्वारा पुनः जजिया को स्थापित कर दिया जाता है तथा अनेक हिंदू मंदिरों को तोड़ के मस्जिद में तब्दील कर दिया जाता है। और यहीं से हम देखते हैं कि औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के कारण मुगल साम्राज्य का पतन की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि जो मुगल साम्राज्य के स्तंभ के रूप में राजपूत और अन्य देशी शासक थे जो इसकी लिए रक्षा करते थे, वह अब इसके विरोधी हो गए, जो मुगल साम्राज्य के पतन में कारण बना। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे, यह प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जरूर बने रहिए इसमें, और हमारे वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिए। चलिए अब इसी के साथ मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मुगल साम्राज्य, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियां। इस काल में स्थापत्य मतलब मुगल काल में, इस काल में मतलब मुगल काल में स्थापत्य, चित्रकारी, साहित्य एवं संगीत के क्षेत्र में जिन परंपराओं की स्थापना हुई, उन्होंने एक प्रतिमान का सूत्रपात किया। मतलब क्या दिया, एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसको उदाहरण के तौर पर किया जाता है। जैसे मान लीजिए, और इसे चित्रकारी में जहांगीर ने इसको क्या किया, चरमोत्कर्ष पे पहुंचा दिया, एक मॉडल प्रस्तुत किया। और बाद में मुगल चित्रकला का क्या हुआ प्रभाव हम देखते हैं कि अन्य क्षेत्रीय जगह पे जहां चित्रकला पनपी वहां उसका दिखता है। उसी तरह साहित्य के क्षेत्र में भी देखते हैं, कि अकबर के काल में बहुत सी धार्मिक पुस्तकों का अनुवाद किया गया, यहाँ तक कि हिंदू धार्मिक ग्रंथों रामायण, महाभारत आदि का अनुवाद किया गया। उसी तरह हम देखते हैं कि दारा सिकोह के द्वारा उपनिषदों का अनुवाद किया गया फारसी में। इस तरह हम देखते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में और अकबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा बहुत से विद्वानों को प्रश्रय दिया गया, जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में बहुत काम किया। और साहित्य के क्षेत्र में भी मुगल काल के शुरुआती पीरियड को, खास करके अकबर के काल को स्वर्ण युग कहा जा सकता है। इसी तरह हम देखते हैं कि संगीत के क्षेत्र में भी बैजू बावरा, तानसेन अपने जमाने के महान संगीतज्ञ थे जो मुगल शासकों से जुड़े हुए थे। इस तरह हम, और स्थापत्य के क्षेत्र में आप जानते ही हैं कि शाहजहां के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। जो स्थापत्य हुमायूं से शुरू हुआ वह जाके शाहजहां के काल में अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया। अब इसी को हम लोग देखते हैं। इस दृष्टि से, इसके दृष्टि से कला, साहित्य और स्थापत्य की दृष्टि से मुगल काल को गुप्त काल के बाद उत्तर भारत का दूसरा स्वर्ण युग कहा जा सकता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। किस क्षेत्र में, स्थापत्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। हम देखते हैं कि विज्ञान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा गया है। तो अगर इस स्थिति से देखा जाए तो गुप्त काल के बाद से मुगल काल को भी साहित्य के क्षेत्र में, चित्रकारी के क्षेत्र में और स्थापत्य के क्षेत्र में दूसरा स्वर्ण युग कहा जा सकता है। इस सांस्कृतिक विकास के क्रम में भारतीय परंपराओं का मुगलों द्वारा इस देश में लाई गई तुर्क ईरानी संस्कृति के साथ मिश्रण हुआ। भारत में विभिन्न भागों में अलग अलग धर्मों और जातियों के लोगों ने अनेक प्रकार से इस सांस्कृतिक विकास में योगदान दिया। क्या कह रहा है कि मुगलों के द्वारा जो भी यहाँ पे संस्कृति अपनाई गई, क्योंकि एक तो संस्कृति वो अपने साथ लेके आए थे, उन्होंने क्या किया, उसको, उस अपनी संस्कृति को भारतीय संस्कृति के साथ मेल मिला, मिश्रण किया और एक नई संस्कृतियों का जन्म हुआ। जिसे मान लीजिए कि अब हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि मुगल के समय में, अकबर के समय में हुमायूं के मकबरे का निर्माण किया।
हुमायूं के मकबरे में क्या है, भारतीय शैली के साथ साथ फारसी शैली को भी अपनाया गया है। भारतीय शैली के साथ साथ फारसी शैली को भी अपनाया गया है। उसी तरह अकबर के राज दरबार के नियमों में हम देखते हैं कि भारतीय शैली के साथ साथ फारसी शैली को भी अपनाया गया, जिसमें किसमें, जैसे सीदा पाबोश, नवरोज का त्योहार, और क्या करना, अब तुलादान। तुलादान क्या है, अपनी भारतीय संस्कृति थी। तो इससे क्या हुआ कि मिश्रण हो गया, और इस मिश्रण को अलग अलग धर्मों और अलग अलग जातियों के द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया, जिससे सांस्कृतिक विकास में इसने एक योगदान दिया। अब सबसे पहला हम देखेंगे स्थापत्य। सबसे पहला हम देखते हैं स्थापत्य। मुगल शासकों ने किलों, राजमहलों, दरवाजों, सार्वजनिक इमारतों, मस्जिदों, बावलियों आदि के निर्माण कराए। महलों का निर्माण का है, अभी से फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ, लाल किले का निर्माण हुआ, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया, और अन्य सार्वजनिक इमारतों में जैसे जमा मस्जिद का निर्माण कराया गया, बावलियों, पानी के लिए बावलियों का निर्माण कराया गया मुगलों के द्वारा। बाबर बगीचों का बहुत शौकीन था। उसने आगरा और लाहौर के आसपास कुछ बगीचे लगवाए थे। देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बाबर के द्वारा एक बगीचा कहाँ लगाया गया था, जहां उसको रखा गया था मरने के बाद। तो आगरा में उसने बगीचा लगवाया था, और मरने के बाद उसको वहीं रखा गया था। बाद में उसके अवशेषों को काबुल में दफनाया गया था। कुछ मुगल उद्यान जैसे कश्मीर का निशात बाग, लाहौर का शालीमार बाग, पंजाब की तलहटी का पिंजौर बाग आज तक यथास्थिति में है। क्या किया गया कि कुछ मुगलों के द्वारा, जैसे निशात बाग, कश्मीर का निशात बाग, लाहौर का शालीमार बाग, यह दोनों किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा लगवाए गए थे। दोनों यह शाहजहां के द्वारा लगाए गए थे, कश्मीर का निशात बाग और कश्मीर का शालीमार बाग। और पंजाब की तलहटी में पिंजौर बाग जो है, ये भी मुगलों के द्वारा ही बसाया गया था, जो आज भी अपने यथास्थिति में है। और सबसे पहला हम लोग देखते हैं स्थापत्य में हुमायूं का मकबरा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन। मकबरे का निर्माण 1565 में हुमायूं की प्रिय पत्नी हमीदा बानो बेगम ने प्रारंभ किया। दोहरी गुंबद वाला यह भारत का पहला मकबरा है। देखिए इंपॉर्टेंट हो गया, यह प्रीलिम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो गया कि मतलब क्या हुआ, डबल गुंबद। अभी तक भारत में दोहरी गुंबद वाला कोई भी मकबरा या कोई भी इसका निर्माण नहीं किया गया था जिसका गुंबद दोहरा हो। यह दोहरी गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा है। चार बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में हुआ। वैसे भारत में पहला बाग युक्त मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा था, लेकिन चार बाग पद्धति का पहली बार प्रयोग किसके मकबरे में हुआ, हुमायूं के मकबरे में हुआ। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस ताजमहल का पूर्वगामी किसको कहा जाता है, तो हुमायूं के मकबरे को। क्योंकि ताजमहल का भी जो गुंबद है वो क्या है, वो भी उसका भी गुंबद जो है वो दोहरा है, दोहरी गुंबद वाला है। हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए मुगल घरानों के लोगों में, अब देखिए किसको किसको यहां दफनाया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। में हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की छोटी बेगम, दारा शिको, जहादार शाह, फरूख सियर, रफीउ दरजात और आलमगीर द्वितीय को दफनाया गया है। इसके अंदर दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और उनके 3 शहजादों को अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन ने 1857 में हुमायूं के मकबरे से ही गिरफ्तार किया था। यह क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षा में, यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है कि
मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को और उनके बेटों को कहां से हर्षण के द्वारा 1857 की क्रांति में गिरफ्तार किया गया था? तो ये लोग कहाँ, हुमायूं के मकबरे में छिपे हुए थे, यहीं से इनको गिरफ्तार किया गया था। दूसरा, शेर शाह ने स्थापत्य कला को नया आयाम दिया। शेर शाह ने स्थापत्य कला को नया आयाम दिया। सासाराम में स्थित उसका प्रसिद्ध मकबरा और दिल्ली के पुराने किले में उसकी मस्जिद स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने माने जाते हैं। अब देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, दिल्ली का पुराना किला का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो वह कराया गया था जो आज वर्तमान में है, शेर शाह के द्वारा। और उसके अंदर की मस्जिद का भी निर्माण शेर शाह के द्वारा किया गया। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? यह है आपको सासाराम बिहार में है, और जिसका निर्माण स्वयं शेर शाह ने ही करवाया। फिर अब अकबर के आरंभिक शासनकाल में दिल्ली में बनवाए गए हुमायूं के मकबरे को संगमरमर का एक विशाल गुंबद के कारण ताजमहल का पूर्व सूचक माना जा सकता है। कहने का मतलब क्या कह रहा है कि चूंकि हम देखते हैं कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? हमीदा बानो बेगम ने कराया था। लेकिन कौन थी हमीदा बानो बेगम? अकबर की माँ थी। और इसका जो निर्माण जो हुआ था वो अकबर के शासनकाल में हुआ था। इसको क्या कहा जाता है? ताजमहल का पूर्व सूचक या पूर्वगामी माना जाता है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने अपने पति की मृत्यु के 8 वर्षों पश्चात 1564 में प्रारंभ करा। इस मकबरे की नक्काशी फारसी शिल्पकार मलिक मिर्जा ग्यास ने तैयार की थी। यह हुमायूं के प्रति श्रद्धांजलि का प्रतीक माना जाता है। यह मकबरा ईरानी शैली पर आधारित भारतीय स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है। अब देखिए, यह पूछ देता है परीक्षा में कि जो हुमायूं का जो मकबरा है किस शैली में निर्माण किया गया है। हुमायूं के मकबरे में मिश्रित शैली है, लेकिन इसमें ईरानी शैली का ज्यादा प्रयोग किया गया है। हुमायूं के मकबरे में ईरानी शैली का ज्यादा प्रयोग किया गया है, और जो उसमें नक्काशी की गई है उसको किसने किया था? मिर्जा ग्यास ने तैयार, मलिक मिर्जा ग्यास ने तैयार किया था। इसको क्या कहा जाता है? हुमायूं के प्रति श्रद्धांजलि उसकी पत्नी की तरफ से माना जाता है। अब दूसरा स्थापत्य अकबर के समय में शुरू हुआ। अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में 1572 ईस्वी में एक राजमहल तह किले का निर्माण आरंभ किया। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर का सबसे सुंदर भवन संरचना जोधा भाई महल है। देखिए, यह पूछता है, यह एग्जाम में पूछता है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर के द्वारा। अब वहां पे कौन कौन से उसने महलों का निर्माण कराया, आप पेपर उठा कर देखेंगे तो कई बार एग्जाम में वहां से प्रश्न बनाए गए हैं। क्या क्या निर्माण कराया था? वहां उसने एक विशाल कृत्रिम झील से युक्त पहाड़ी पर बने इस किले में गुजरात और बंगाल शैलियों की कई इमारतें शामिल किया गया है, जैसे पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल आदि। वहां पे शेख सलीम चिश्ती की दरगाह आदि वहां पे निर्माण उसके द्वारा अकबर के द्वारा कराया। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। आगरा से 36 किलोमीटर दूर आगरा जिले में फतेहपुर सीकरी में फतेहपुर सीकरी बसाया गया था अकबर के द्वारा, और वहां पे उसने महल का निर्माण कराया है। और जहां पे किसमें किसका प्रयोग किया गया है? गुजरात और बंगाल शैलियों का प्रयोग किया गया, मतलब मिश्रित शैली का प्रयोग। इनमें गहरी गुफाओं, छज्जों, सुंदर छतरियों का उपयोग किया गया है। इसके अंदर, इमारतों के अंदर अकबर ने आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों स्थानों पर किए गए निर्माण में व्यक्तिगत रुचि ली। दीवारों और छतों में सजावट के लिए प्रयोग की गई चमकीली नीली टाइलों में फारसी या मध्य एशियाई प्रभाव देखा जा सकता है। देख क्या कह रहा है, देखिए, क्योंकि हम देखते हैं कि मुगल लोग कहाँ से आए थे? मध्य एशिया के थे।
मुगल जो थे मध्य एशिया के थे। जैसे बाबर आया था काबुल से, काबुल का शासक था, लेकिन वह मूल रूप से कहाँ का था? मध्य एशिया का था, समरकंद का था। और उस मुगल लोग अपने साथ क्या है, स्थापत्य कला भी अपने साथ लेके आए। भाई देखिए, जो जहां से आता है उसकी कला संस्कृति उसके कहीं ना कहीं उसके दिमाग में छापने के रूप में रहती ही है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि चाहे मुगल आए चाहे तुर्क आए, जो भी आए, जो भी स्थापत्य कला का विकास किया, वो अपने साथ अपनी भी संस्कृति लाए और भारतीय संस्कृति और आदि को मिलाकर मिश्रित शैली के रूप में भवनों का निर्माण किया। देखिए, शुद्ध रूप से न अपनी शैली में बनवाए और न भारतीय शैली में, मिश्रित शैली का प्रयोग किया गया। और मणिकांत, इसी तरह हम देखते हैं कि अकबर के द्वारा भी जो भी स्थापत्य कला का शुभारंभ किया गया, उसने क्या किया? मिश्रित शैली का प्रयोग किया। इसमें ईरानी शैली, मध्य एशियाई शैली, क्योंकि मध्य एशिया के लोग थे मुगल, उनकी शैली और भारतीय शैली का मिश्रण मिलता है उसके स्थापत्य कला में। अकबर के द्वारा जो फतेहपुर सीकरी में निर्माण कराया गया, उसमें सबसे सुंदर इमारत यहाँ की मस्जिद और उसका विशाल प्रवेश द्वार, मतलब बुलंद दरवाजा है। अब पूछता है क्वेश्चन, किसकी बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया था? तो अकबर के द्वारा बनाया गया था। किस स्मृति में बनाया गया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। यह मस्जिद अकबर की बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाई गई थी। यह दरवाजा अर्ध गुंबदीय शैली में बना हुआ है। मतलब क्या कर रहा है कि आधा गुंबद, अर्ध गुंबदीय शैली में यह जो बुलंद दरवाजा है उसका निर्माण किया गया है। किस स्मृति में किया था? गुजरात विजय की स्मृति में। जहांगीर के शासनकाल में कश्मीर में शालीमार बाग तथा निशात बाग का निर्माण हुआ। देखिए, जहांगीर भी बहुत कला प्रेमी शासक था। जहांगीर भी बहुत कला प्रेमी था। इसके ने चित्रकला और बागीचा आदि पर बहुत, बाबर के बाद सबसे ज्यादा बागीचों का वो किसने निर्माण बसाया था? वो किया था, लगवाया था जहांगीर ने। और जहांगीर ने कश्मीर में कश्मीर का शालीमार बाग, कश्मीर का निशात बाग, लाहौर का बाग आदि का वो किसके द्वारा किया गया था? जहांगीर के द्वारा किया गया था। जहांगीर ने, अब देखिए परीक्षा में पूछ सकता है, कश्मीर का शालीमार बाग और निशात बाग का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? वो जहांगीर के द्वारा किया गया। जहांगीर ने लाहौर में मोती मस्जिद, अनारकली का मकबरा तथा जालंधर में स्थित सराय का निर्माण कराया। अब इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखिए पूछ देगा कि लाहौर की मोती मस्जिद और अनारकली का मकबरा का निर्माण किस शासक, मुगल शासक के द्वारा कराया गया था? तो वह जहांगीर के द्वारा कराया गया। या अनारकली का मकबरा कहाँ है स्थित है? तो वह है आपको कहाँ पे है? लाहौर में। अनारकली का मकबरा जो है वह लाहौर में है। जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्ष में केवल संगमरमर की इमारतें बनवाने और दीवारों को अर्ध मूल्यवान पत्थरों से बनी फल पत्तियों की आकृतियों से सजाने का चलन आरंभ हुआ, जिसे क्या कहा जाता है? इस पद्धति को पेत्रा द्यूरा कहते हैं। खास करके हम देखते हैं क्या कि जहांगीर का के शासन का अंतिम समय था, केवल क्या किया, इसने भी स्थापत्य कला की ओर ध्यान दिया, जिसमें खास करके हम देखते हैं किसका? एतमादुद्दौला का मकबरा का निर्माण किया गया था आगरा में। एतमादुद्दौला मतलब जहांगीर की प्रिय पत्नी नूरजहां के पिता एतमादुद्दौला का मकबरा का निर्माण किया गया। कहाँ पे? इसको भी ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि एतमादुद्दौला का मकबरा पहली इमारत है जो पूरी तरह से संगमरमर से बनी हुई है। संगमरमर की बनी यह पहली इमारत है। और इसमें क्या? पेत्रादूरा शैली का प्रयोग किया गया है। पेत्रादूरा पद्धति क्या है? इसके सजावट में जो इसमें चित्रकारी की गई है उसमें पेत्राद्यूरा
शैली का प्रयोग किया गया है। यह भारत में पहली बार किसी इमारत में किया गया, उसके बाद से ताजमहल में किया गया है। तो हम देखते हैं कि शाहजहां के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में यह पद्धति और भी लोकप्रिय हो गई। कौन? पेट्रोदुरा शैली। तथा उसने ताजमहल में इसका व्यापक प्रयोग किया। ताजमहल में मुगलों द्वारा विकसित सभी स्थापत्य शैलियों का सुंदर सामंजस्य। अब क्या देखिए, हम देखते हैं कि अकबर के समय की जो स्थापत्य की शैली थी, जहांगीर के समय की जो स्थापत्य शैली थी, दोनों का मिश्रित रूप हम देखते हैं कि शाहजहां के समय में जो स्थापत्य शैली का विकास किया गया, उसमें प्रयोग किया गया। वही कह रहा है कि ताजमहल जो मुगल क्या क्या है, सबसे विकसित इमारत मानी जाती है मुगल काल की, जो शाहजहां के द्वारा जिसका निर्माण कराया गया था, उसमें मुगल काल की सभी शैलियों का प्रयोग, अति सुंदर सामंजस्य बैठाकर उसका प्रयोग किया गया है। जिसे जहांगीर के पित्रोदुरा शैली का भी प्रयोग किया गया है। शाहजहां के अकबर के समय में जो ईरानी शैली और मध्य एशियाई शैली के उसका भी प्रयोग उसके अंदर दिखाई देता है, और उसी के साथ साथ भारतीय शैली का भी प्रयोग किया गया है। मतलब क्या हुआ, यह अपने अब स्थापत्य जो है, जो शुरुआत हुआ था अकबर के समय में, और यह अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच गए जाके शाहजहां के समय में। मुमताज महल अर्जुमंद बानो बेगम कौन थी? मुमताज महल थी शाहजहां की पत्नी, जिसके नाम पे ताजमहल का निर्माण किया गया। मुमताज महल की मृत्यु 1631 ईस्वी में 14वें बच्चे गौहर आरा बेगम की प्रसव पीड़ा के दौरान बुरहानपुर में हुई थी। उसी की कब्र पर शाहजहां ने आगरा में जमुना नदी के तट पे क्या किया था? शाहजहां ने उसी के तट याद में शाहजहां ने उसी कब्र पे ताजमहल का निर्माण कराया। और ताजमहल कहाँ है? यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है। 1632 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण प्रारंभ किया गया। इसको डिजाइन करने वाला उस्ताद अहमद लाहौरी था। अहमद लाहौरी, देखिए यह एग्जाम में पूछा गया है, यह चैप्टर यूपीएससी सीएससी 21, 22 और 23 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इतिहास की चीजें जो होती हैं वह नहीं बदलती हैं। अब इसमें थोड़ी ये बदल जाएगा कि ताजमहल का निर्माण करने वाला, डिजाइन करने वाला कौन था। उस समय में भी 1632 में उस्ताद अहमद लाहौरी ही था, और आज 2021 में भी उस्ताद अहमद लाहौरी है, और 2023 में और 2030 में भी उस्ताद अहमद लाहौरी होगा। कहने मतलब हुआ कि इतिहास में जो चीजें बीत गई हैं वो नहीं बदलती हैं, वो फिक्स है। तो बिल्कुल यह आप किसी भी एग्जाम के लिए, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, यूपीएससी सीएससी दे रहा हूँ, यह सब क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में, एसएससी किसी भी एग्जाम में। इसलिए यह आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है, खास करके यह चैप्टर, क्योंकि स्थापत्य कला से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। किसी के भी, चाहे आप गुप्त स्थापत्य पढ़िए, मौर्य स्थापत्य पढ़िए, मुगल स्थापत्य पढ़िए, सल्तनत का स्थापत्य पढ़िए, स्थापत्य कला, चित्रकला, साहित्य से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग जरूर इसमें। तो यह देखिए, अब ताजमहल का डिजाइन करने वाला कौन था, एग्जाम में पूछा गया है, अहमद लाहौरी के द्वारा ताजमहल का डिजाइन किया गया था। किसको? अहमद लाहौरी को शाहजहां ने नादिर उल असर की उपाधि दिया था। नादिर उल उस्र की उपाधि दिया था। किसको? अहमद लाहौरी को, जिसने ताजमहल का डिजाइन बनाया था। शाहजहां के शासनकाल में मस्जिद निर्माण कला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। इसने दो उत्कृष्ट नमूनों में से पहला
आगरा की किले की मोती मस्जिद जो ताजमहल की तरह ही संगमरमर की बनी हुई है। देखिए यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। अब देखिए इसमें क्या पूछता है कि 3 जगह मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया। 3 जगह मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया। अब आगरा की मोती मस्जिद, दिल्ली की मोती मस्जिद और लाहौर की मोती मस्जिद, और तीनों मस्जिदों का निर्माण अलग अलग शासकों के द्वारा कराया। अब देखिए आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण जो कहाँ पे है, आगरा के किले में है, उसका निर्माण कराया था शाहजहां ने। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण परीक्षा में पूछा गया है कि आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण कराया था शाहजहां ने। तो दिल्ली के अंदर लाल किला के अंदर मोती मस्जिद है, इसका निर्माण कराया था औरंगजेब ने। और लाहौर की मोती मस्जिद का निर्माण कराया था जहांगीर ने। लाहौर की मोती मस्जिद का निर्माण कराया था जहांगीर ने। तो इसमें बिल्कुल आप कंफ्यूजन मत रहिएगा। शाहजहां शाहजहां जहांगीर और औरंगजेब तीनों के द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया था। और मस्जिद बनाने का नमूना का जो अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचा स्थापत्य, यह शाहजहां के काल में पहुंचा, जिसमें हम देखते हैं कि जमा मस्जिद का निर्माण कराया और फिर लाहौर में एक जमा मस्जिद का निर्माण कराया। यह अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचा। देखिए शाहजहां के द्वारा दूसरा जो मस्जिद बनवाया गया, लाल बलुई पत्थर में बनी दिल्ली की जामा मस्जिद है। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो शाहजहां के द्वारा, जिसमें एक विशालकाय दरवाजा, ऊंची पतली मीनारें और कई गुंबद इस मस्जिद की मुख्य विशेषता है। 1638 ईस्वी में शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक नए नगर की स्थापना की और उसे अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। यह 9 वर्षों में तैयार हुआ। देखिए शाहजहानाबाद कहाँ पे है, दिल्ली का वही क्षेत्र जहां पे लाल किला है। दिल्ली का वह क्षेत्र जहां पे लाल किला है, यही शाहजहानाबाद है। किसके द्वारा बसाया गया था? शाहजहानाबाद बसाया गया था शाहजहां के द्वारा। और यहाँ पे उसने स्थापत्य कला का निर्माण किया, जिसमें हम देखते हैं कि दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जमा मस्जिद आदि उस क्षेत्र में उसने भवनों का निर्माण कराया। और इसी आगरा की जगह पे शाहजहां ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। लाल किले का निर्माण कार्य जो देखा गया, शाहजहानाबाद जो बसाया था वहीं पे उसी को लाल किला है। तो उसमें उसका कौन निर्माण कराया था? हमीद और अहमद। देखिए ये इंपॉर्टेंट हो गया कि लाल किले का डिजाइन करता कौन थे? हमीद और अहमद जो थे, यही इसके शिल्पकार थे। फतेहपुर सिकरी नामक स्थल आगरा से में अवस्थित 1527 में खानवा के युद्ध के दौरान बाबर इस स्थल पर प्रथम बार आया और युद्ध जीतने के पश्चात इस स्थल को सिकरी नाम दिया था। अकबर ने 1571 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बनाया था। अब देखिए यह इंपॉर्टेंट हो गया कि अकबर के समय पूछ सकता है कि अकबर के समय में राजधानी कहाँ थी। अकबर ने आगरा की जगह पे फतेहपुर सीकरी को, जहां उसने बुलंद दरवाजा, पंचमहल, जोधाबाई का महल, शेख सलीम चिश्ती का दरगाह आदि का निर्माण कराया था और उसको अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया। फतेहपुर सीकरी फतेहपुर सीकरी का निर्माण 14-15 वर्षों में हुआ था। इसके महत्वपूर्ण भवन खास महल, हवा महल, हिरन मीनार, दीवाने आम, दीवाने खास, जोधाबाई का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, बीरबल का महल इत्यादि है। देखिए यह एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा महल जो है वो फतेहपुर सीकरी का भाग नहीं है। अब इसी में से 3 दे देगा, एक अदर कर देगा कोई। ये पूछा गया है एग्जाम में। अकबर का मकबरा
एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा है। एतमादुद्दौला के मकबरे में पेत्राद्यूरा का प्रयोग किया गया है, ईरानी शैली में निर्मित है। क्या कह रहा है? अकबर का मकबरा कहाँ पे है? अकबर का मकबरा जो है वो आगरा के पास सिकंदरा में स्थित है। अकबर का मकबरा जो है आगरा के पास सिकंदरा में स्थित है। वह क्या है? पहला ऐसा मकबरा है भारत में जिसपे कोई गुंबद नहीं है, मतलब गुंबद विहीन मकबरा है। यह किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? जहांगीर के द्वारा निर्माण। अकबर के मकबरे का निर्माण जहांगीर के द्वारा कराया गया था। यह कहाँ पे है? आगरा के पास सिकंदरा में स्थित है। यह क्या है? बिना मतलब गुंबद विहीन मकबरा। और एतमादुद्दौला का मकबरा जो है यह कहाँ है? आगरा में है। यह किसके द्वारा? नूरजहां के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। जहांगीर के शासनकाल में इस मकबरे में पहली बार पेत्राद्यूरा शैली का प्रयोग किया गया है। यह ईरानी शैली में निर्मित है और ताजमहल का इसको पूर्वगामी माना जाता है, क्योंकि यह भी महल पूरी तरह से सफेद संगमरमर से निर्मित है। ताजमहल की सबसे आकर्षक विशेषता विशाल गुंबद और छीणकाय मीनारें हैं, जो चबूतरे को मुख्य इमारत से जोड़ती हैं। औरंगजेब ने हरियाणा में पिंजौर बाग उद्यान लगाया था। देखिए अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें। अब हम देखते हैं कि ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? शाहजहां के द्वारा कराया गया था। यह भी किस पे बना हुआ? अहमद लाहौरी इसका क्या था? शिल्पकार था। अहमद लाहौरी जो था इसका शिल्पकार था। और यह भी, इसमें भी पित्राद्यूरा शैली, ईरानी शैली, मध्य एशियाई शैली, भारतीय शैली का भी प्रयोग किया गया है। इसमें क्या है? इसकी सबसे आकर्षक विशेषता क्या है? इसके विशाल गुंबद है, जो किसका है? दोहरा गुंबद का प्रयोग इसमें भी किया गया है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? दोहरा गुंबद का प्रयोग और कहाँ किया गया था? दोहरा गुंबद का प्रयोग किया गया था हुमायूं के मकबरे में। इसीलिए हुमायूं को मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। और क्या है? गुंबद के साथ साथ इसकी छीणकाय मीनारें आप देखे होंगे जब गए होंगे आगरा में, तो चारों कोनों पे, ताजमहल के चारों कोनों में क्या है? चार मीनार है, जो क्या है? मुख्य इमारत को जोड़े हुए हैं। और इसी के साथ हरियाणा में पिंजौर बाग है। हरियाणा में पिंजौर बाग है, जिसका निर्माण किसके द्वारा, इस उद्यान किसके द्वारा लगवाया गया था? पिंजौर बाग जो उद्यान है औरंगजेब के द्वारा लगाया गया था। यह इंपॉर्टेंट है, यह परीक्षा में पूछ सकता है। आप हरियाणा स्टेट पीसीएस दे रहे होंगे तो वहां तो जरूरी ही पूछेगा। यह यूपीएससी सीएससी में भी पूछ सकता है कि हरियाणा का पिंजौर बाग किसके द्वारा लगवाया गया था? तो औरंगजेब के द्वारा लगाया गया था। औरंगजेब ने लाहौर की बादशाही मस्जिद और रबिया उद दौरानी का मकबरा, जो ताजमहल की फूहर नकल है, का निर्माण कराया था। इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि जो स्थापत्य की शुरुआत अकबर के समय में शुरू हुई, वह जहांगीर, फिर शाहजहां और इसके समय में भी जारी रही। औरंगजेब के समय में भी जारी रही। जैसे औरंगजेब ने क्या निर्माण कराया? दिल्ली के लाल किला के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण कराया। लाहौर की जो बादशाही मस्जिद है उसका निर्माण कराया। और उसने अपनी प्रिय पत्नी जो ईरानी थी, अपनी रानी रबिया उद दौरानी की याद में एक मकबरा का निर्माण कराया था। कहाँ पे? औरंगाबाद में, जो क्या कहा जाता है? ताजमहल का फूहर नकल कहा जाता है। रबिया उद दौरानी के मकबरे को ताजमहल का फूहर नकल कहा जाता है, मतलब वो भी ताजमहल के नकल किया गया है। इसे दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहा जाता है। इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है, जो कहाँ पे है? और महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में निर्माण किया गया। देखिए, मुगल कालीन स्थापत्य में आप लोग देख लीजिए कौन महल का निर्माण कराया था। यहाँ क्वेश्चन से परीक्षा में आता है। यहाँ से शेरशाह के मकबरे कहाँ पे है? सासाराम बिहार में है।
किसके द्वारा? शेरशाह के द्वारा निर्माण कराया गया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। किसके द्वारा? हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम के द्वारा कराया गया था। जहांगीर महल कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में। इसका निर्माण कौन कराया था? अकबर के समय में। जहांगीरी महल आगरा में भी है। इसके किसके देखिए दो जगह है, जहांगीरी महल फतेहपुर सीकरी, और जहांगीर महल जो है ये आगरा में है, ये भी अकबर के समय में इसका निर्माण हुआ। अकबरी महल आगरा में है, ये अकबर के द्वारा कराया गया था निर्माण। और आगरा का किला कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आगरा का किला का निर्माण करता कौन था? देखिए आगरा का भी लाल किला है, वो भी आप गए होंगे देखे होंगे, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ किला है। इसका भी निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था। दीवाने आम फतेहपुर सीकरी में है, अकबर के द्वारा। दीवाने खास ये भी फतेहपुर सीकरी में। देखिए दीवाने आम दीवाने खास आपको क्या है? दीवाने आम और दीवाने खास का क्या मतलब है? दीवाने आम सभी किलों में, चाहे आप आगरा के किले चले जाइए, फतेहपुर के किले चले जाइए, फतेहपुर सीकरी के, चाहे दिल्ली के लाल किले, हर जगह आपको दीवाने आम दीवाने खास मिल जाएगा। दीवाने आम का मतलब होता है कि वह जगह जहां पे राजा सार्वजनिक रूप से सभी लोगों से मिलता था, उसको दीवाने आम कहा जाता था। और दीवाने खास का मतलब होता था कि वह जगह जहां राजा जो था बादशाह खास लोगों से अपनी मुलाकात करता था, जैसे गुप्तचरों से, उसको क्या कहा जाता था? दीवाने खास कहा जाता था। हाँ, ये पूछा हुआ है परीक्षा में। पंचमहल, पंचमहल का निर्माण किसने कराया था और पंचमहल कहाँ स्थित है? तो पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा कराया गया था। पंचमहल क्यों कहा जाता है? इसमें इस पे 5 मंजिल है। पंचमहल कहने का मतलब यह है कि यह क्या है? 5 मंजिल है, और यह क्या है? धीरे 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 कम होता गया है, मतलब मंदिर के गुंबद के आकार में चला गया है। जैसे मतलब क्या होता है? मंदिर का गुंबद आप देखे होंगे, नीचे चौड़ा होता है, जैसे 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 ऊपर जाता है पतला होता जाता है। इसी तरह पंचमहल जो है उसी आकार में है, मतलब नीचे बड़ा है, ऊपर फिर छोटा, उसके ऊपर और छोटा, धीरे 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 छोटा होता गया है। यह 5 मंजिल तक है, इसीलिए इसको पंचमहल कहा जाता है। मरियम का महल है, ये भी फतेहपुर सीकरी में है, अकबर के द्वारा कराया गया था निर्माण इसका। जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था। तुर्की सुल्तान का महल है, फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा। बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया गया था फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा। किसके याद में? गुजरात विजय की याद में। अकबर का मकबरा है कहाँ पे? सिकंदरा में। यह भारत का पहला गुंबद विहीन मकबरा है। यह भारत का पहला गुंबद विहीन मकबरा है, जो किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा निर्माण कराया गया था। और याद रखिएगा, इसे क्वेश्चन एक और है कि निम्नलिखित में से किसने अकबर के मकबरे को लूटा था और अकबर की हड्डियों को जला दिया था? यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अब जाट जमींदार राजा राम ने, जाट जमींदार राजा राम ने क्या किया था? अकबर के मकबरे को, सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे को लूट लिया था और खोदकर इसकी हड्डियों को जला दिया था। किसने? राजा राम जाट ने। एतमादुद्दौला का मकबरा कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, कहाँ पे है? आगरा में है। और इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? नूरजहां के द्वारा, जहांगीर के शासनकाल में। यह भारत में पहली ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से संगमरमर से निर्मित है और इसमें पितृदुरा शैली का प्रयोग किया गया है। जहांगीर का मकबरा यह भी एग्जाम में पूछा गया है। जहांगीर का मकबरा यह भी एग्जाम में पूछा गया है, कहाँ पे है? लाहौर में, शहादरा में। लाहौर के शहादरा में जहांगीर का मकबरा है, जो उसकी रानी नूरजहां के द्वारा निर्माण किया गया था। नूरजहां के द्वारा उसका निर्माण कराया गया था। जहांगीर के मकबरे का कहाँ पे है? लाहौर में है। दीवाने खास आगरा, शाहजहां के द्वारा। दीवाने आम आगरा, शाहजहां के द्वारा। शीश महल आगरा, शाहजहां के द्वारा। खास महल शाहजहां के द्वारा। नगीना मस्जिद यह पूछा हुआ है, आगरा में है, शाहजहां के द्वारा। जामा मस्जिद आगरा, शाहजहां के द्वारा। मच्छी महल आगरा, शाहजहां के द्वारा।
और दिल्ली का लाल किला शाहजहां के द्वारा। यह इमारतें हैं जो मुगल स्थापत्य के चरमोत्कर्ष को बयां करती हैं। इनका निर्माण कौन कराया था, किसके समय में हुआ था, या परीक्षा में पूछा जाता है। मोती मस्जिद आगरा कई बार एग्जाम में पूछा गया, शाहजहां के द्वारा। शाहजहानाबाद दिल्ली में, वही जहां पे लाल किला है, शाहजहां के द्वारा बसाया गया था। जमा मस्जिद दिल्ली, शाहजहां के द्वारा। दीवाने आम दीवाने खास जो लाल किला के अंदर है, शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण जो लाल किला के अंदर है, उसका निर्माण किसने कराया था, उसका निर्माण औरंगजेब ने कराया था। अब चित्रकला शैली, ये तो था मुगल स्थापत्य। अब चित्रकला शैली, मुगल चित्रकला शैली में भारतीय, ईरानी और फारसी शैलियों का सम्मिश्रण है। मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति हमजानामा है। हमजानामा एक दुर्लभ पांडुलिपि है जिसमें लगभग 1200 चित्र हैं। क्या कह रहा है, मुगल चित्रकला का विकास हम देखते हैं किसके समय में, हुमायूं के समय में शुरू हुआ, लेकिन यह जहांगीर के समय में अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचा। जहांगीर के बारे में, जहांगीर यहां तक कहता है कि मैं एक ही फिगर को देख के बता सकता हूं कि कौन कौन सा हिस्सा किस किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है। मतलब चित्रकारिता में इतनी पारखी नजर थी हुमायूं, इसकी जहांगीर की। और मुगल काल में हम देखते हैं कि जो चित्रकला का विकास हुआ, उसमें तीनों शैलियों का मिश्रण मिलता है। किसकी, भारतीय शैली की, ईरानी शैली और फारसी शैली। ईरानी और फारसी शैली एक ही शैली है, दोनों मतलब ईरानी और फारसी शैली दोनों का मिश्रण है। क्योंकि चित्रकारिता की जो शुरुआत किया गया था अब्दुल समद और मीर सैयद अली के द्वारा, वो कौन थे, दोनों फारसी चित्रकार थे जो शाहजहां, जो हुमायूं के साथ आए थे। इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया। इसीलिए भारतीय शैली के साथ साथ ईरानी शैली का भी प्रभाव चित्रकारिता में दिखता है। और इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो कृति है जिसका इन्होंने चित्रकारी किया है मुगल काल में, वो है हमजानामा। हमजानामा की चित्रकारी किसने किया था, मीर सैयद अली ने। हमजानामा का चित्रकारी किया था मीर सैयद अली। याद रखिएगा आप लोग, पूछा हुआ है कि हमजानामा का जो किया गया था, किसने किया था चित्रकारी, मीर सैयद अली ने किया था। अकबर के समय में मीर सैयद अली ने हमजानामा का चित्रकारी किया था। इसमें क्या है, यह हमजानामा आखिर है क्या, हमजानामा एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो अरबी में लिखा गया है। हमजानामा एक प्रसिद्ध अरब की पुस्तक है जो किसमें लिखा गया है, अरबी भाषा में लिखा गया है। इसका अनुवाद फारसी में हुआ अकबर के समय में, और इसका पांडुलिपि तैयार किया गया और इसमें चित्रकारी किया गया किसके द्वारा, मीर सैयद अली के द्वारा। इसमें 1200 से ज्यादा चित्र हैं। चित्रकला के क्षेत्र में मुगलों ने विशिष्ट योगदान दिया। उन्होंने चित्रकला में नए विषयों का समावेश किया, जैसे दरबार का शिकार, युद्ध। देखिए यही परीक्षा में पूछा गया है। अभी मैं एक दिन एमसीक्यू करा रहा था, उसमें पूछा हुआ कि मुगल चित्रकला की विशेषता है दरबारी दृश्य, शिकार और युद्ध और प्राकृतिक चित्रण, तीनों है। अब जिसे पशु पक्षी प्राकृतिक आदि का चित्रकार कौन था, जहांगीर के समय में आप लोग देखते हैं कि मंसूर जो था किसका था, इसी का था। दरबार का भी इन लोगों ने वो किया है, चित्रकारी कराया है। शिकार का भी दृश्य है, यह परीक्षा में पूछा गया है। कुछ प्रांतीय राज्यों जैसे मालवा और गुजरात ने भी 15वीं सदी में चित्रकला को प्रश्रय दिया। हुमायूं ईरान से 2 चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद, मीर सैयद अली और अब्दुल समद को अपने साथ लाया। हुमायूं ने सैयद अली को नादिर उल असर और अब्दुल समद को श्री कलम
चावल के दाने पर चौगान का दृश्य अंकित करने पर उपाधि दी थी। देखिए हुमायूं के द्वारा नहीं दिया गया था, ये दिया गया था अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा मीर सैयद अली को, क्या अकबर के द्वारा, हुमायूं के द्वारा नहीं, ये पूछा गया एग्जाम में प्रश्न, आप लोग याद रखिएगा। अकबर के द्वारा मीर सैयद अली को नादिल उल उस्र, नादिल उल उस्र की उपाधि, उम्र नहीं है, उस्र है। अकबर के द्वारा मीर सैयद अली को नादिर उल उस्र और अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि से अंकित किया था। अब्दुल समद की कुछ कृतियां गुलशन चित्रावली में अंकित है। एक साल यूपी पीसीएस में प्रश्न पूछा था यहाँ से कि अकबर ने अपने किस चित्रकार को लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया था। यह यूपी पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। यूपी पीसीएस में यह प्रश्न पूछा गया था कि अकबर ने अपने किस चित्रकार को लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया था। तो अब्दुल समद को, आप लोग याद रखिएगा, यह विरल है क्वेश्चन, मतलब बहुत कम जगह मिलेगा आपको। अकबर ने अब्दुल समद को लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया था, यह क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। दशवंत और बसावन, ये भी अकबर के जमाने के प्रसिद्ध चित्रकार थे। दशवंत और बसावन अकबर के दरबार के दो प्रसिद्ध चित्रकार थे। फारसी कथाओं को चित्रित करने के अतिरिक्त चित्रकारों को शीघ्र ही महाभारत के फारसी अनुवाद, ऐतिहासिक रचना अकबरनामा और दूसरी पुस्तकों को भी चित्रों को सजाने का दायित्व सौंपा गया। अभी हम देखते हैं कि अकबर के समय में क्या किया गया। अकबर के समय में दरबारी चित्रों के साथ साथ, अब जैसे दशवंत और बसावन, यह भी एग्जाम में पूछा गया है कि दशवंत और बसावन किसके प्रसिद्ध चित्रकार थे। यह अकबर के चित्रकार थे। दशवंत और बसावन थे। दशवंत, बसावन, मीर सैयद अली, अब्दुल समद, यह किसके समय में, ये अकबर के जमाने के प्रसिद्ध चित्रकार थे। इन लोगों का क्या काम था, फारसी कथाओं का तेलो चित्रण किए ही किए, इसके अतिरिक्त महाभारत का, अकबर के समय में हम देखते हैं कि महाभारत का अनुवाद किया गया फारसी भाषा में रजमनामा के नाम से, उसका भी चित्रांकन किया गया। फिर उसी तरह अकबरनामा का चित्रांकन किया गया और अन्य दूसरी पुस्तक जैसे हमजा नामा का, इस तरह इन पुस्तकों का क्या किया गया था, फारसी में अनुवाद तो किया ही किया गया, उसके साथ इनका चित्रांकन भी किया गया। जहांगीर के काल में, अब जहांगीर का काल शुरू होता है चित्रकला में। जहांगीर के काल में लघु चित्र लोकप्रिय हुए। जहांगीर की एक रुचि चित्रकला में इतनी गहन और पारखी थी कि वह प्रत्येक चित्रकार को उसकी चित्रकारी शैली से पहचान लेता था। मैं अभी बताया था इस प्रश्न को, अभी मैं बताया था कि जहांगीर के समय में क्या हुआ, चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंची और मुगल काल में जहांगीर के काल को चित्रकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जा सकता है। और इसने क्या कहा, इसकी चित्रकला में इतनी गहन रुचि थी जहांगीर की कि वह प्रत्येक चित्रकार को उसकी चित्रकारी से पहचान लेता था और यह एक ही चित्र में देखकर बता सकता था कि कौन सा हिस्सा किस चित्रकार के द्वारा चित्रकारी किया गया है। अब जहांगीर के समय का प्रमुख चित्रकार थे उस्ताद मंसूर, मुराद, बिशनदास, अबुल हसन, मनोहर आदि जो थे किसके समय के, ये जहांगीर के प्रमुख चित्रकार थे। अबुल हसन को नादिर उल जमा, यह पूछा गया है परीक्षा में कि जहांगीर ने किसको नादिर उल जमा की उपाधि से विभूषित किया था, तो वो किया था अबुल हसन को। अबुल हसन उसका चित्रकार था जिसको इसने क्या किया था, नादिर उल जमा की उपाधि से प्रदान किया था। जहांगीर के गद्दी पर आसीन होने का एक चित्र तैयार किया जिसे बाद में तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया था। किसने किया था, अबुल हसन ने। इसने ड्यूटर के संत जॉन पॉल की तस्वीर बनाई थी। मंसूर को देखिए,
दोनों पूछा हुआ है। अबुल हसन को नादिर उल जमा और मंसूर को नादिर उल उस्र की उपाधि, नादिर उल उस्र की उपाधि, मंसूर को नादिर उल उस्र की उपाधि प्रदान की। यह प्राकृतिक दृश्यों और पशु पक्षियों का चित्र बनाने में निपुण था। कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है कि जहांगीर का कौन सा चित्रकार प्राकृतिक दृश्य और पशु पक्षियों का चित्र बनाने में महारत प्राप्त थी, वह था मंसूर। याद रखिएगा आप लोग, मंसूर को पशु पक्षियों और प्राकृतिक दृश्यों का चित्र बनाने में महारत प्राप्त थी। यूरोपीय प्रभाव वाले चित्रकारी में मिस्किन सर्वश्रेष्ठ था। देखिए, जहांगीर के समय का एक प्रसिद्ध चित्रकार इसका मिस्किन भी था। वो क्या था? यूरोपीय प्रभाव वाले चित्र थे, जिसमें किसका याद होगा आपको कि यूरोपीय प्रभाव के चित्रों में तैलीय चित्र का प्रयोग किया गया है। तैलीय चित्रों का प्रयोग किया गया है किसमें? जहांगीर के समय में। वो किसके प्रभाव में? यूरोपीय चित्रकारी के प्रभाव से दिखता है। यूरोपीय चित्रकारी का ये भी एग्जाम में परीक्षा में पूछा गया है। इसका कौन था चित्रकार? मिस्किन था। भारतीय रंगों का जैसे मयूरी, नीले और लाल रंग का उपयोग अधिक किया जाने लगा। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकारी अपने प्रकाष्ठा पर पहुंच गई। मुगल चित्रकार कला का केंद्र में यह चलन था कि एक ही चित्र में लोगों की आकृतियों के विभिन्न अवयवों का चित्रण अलग अलग चित्रकार करते थे। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि एक ही चित्र बनाना है, उसको कई चित्रकार अलग अलग उसके हिस्सों को बनाते थे। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में अलग अलग चित्रकारों के योगदान को पहचान सकता है। अकबर के अधीन, जिसे अभी बताया ना कि जहांगीर क्या था, जहांगीर की नजर इतनी पारखी थी चित्रकला के क्षेत्र में कि वह कहता था कि मैं एक ही चित्र को यह देखकर बता सकता हूं कि किस किस चित्रकार के द्वारा कौन सा हिस्सा इसमें बनाया गया है। अकबर के अधीन पुर्तगाली पादरियों ने दरबार में यूरोपीय चित्रकला का समावेश किया। अब देखिए, यूरोपीय चित्रकला का समावेश पूछ सकता है एग्जाम में। यूरोपीय चित्रकला का समावेश मुगल काल में किसके समय में हुआ? तो हम देखते हैं कि क्योंकि अकबर के समय में ही क्या हुआ था, पुर्तगाली जो थे वो अकबर पादरी जो थे, पुर्तगाली पादरी, वो अकबर के समय में दरबार में आने जाने शुरू कर दिए थे, आने जाने शुरू कर दिए थे। और अकबर के समय में ही पुर्तगाली यूरोपीय चित्रकारी जो था उसका समावेश हो गया किसमें? मुगल चित्रकारी में। उसके प्रभाव के अधीन चित्र में दूर दिखने वाली आकृतियों को छोटा दर्शाने का सिद्धांत अपनाया गया। देखिए, आप देखेंगे कि जो चित्र क्या होता है कि मान लीजिए कोई चित्र दूर है तो छोटा दिखता है, या इसका इस तरह का बिंब जो दिखाने का जो शुरू हुआ चित्रकारी में, या किसका? यह यूरोपीय प्रभाव का देन था, पुर्तगीज प्रभाव का देन था। चित्रकला की परंपरा शाहजहां के शासन काल में भी जारी रही। चित्रकला में औरंगजेब की रुचि के अभाव के कारण दरबार के कलाकार देश के विभिन्न भागों में बिखर गए। इससे राजस्थान और पंजाब के पहाड़ी राज्यों में चित्रकारी विकास में सहायता मिली। हम देखते हैं क्या कि अकबर के समय में, जहांगीर, देखिए किसके समय में, हुमायूं के समय में चित्रकारी इसका शुरुआत हुआ, लेकिन अकबर और जहांगीर होते हुए यह अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच गई। और शाहजहां के काल में भी चित्रकारी रही, जीवित रही, लेकिन हम औरंगजेब के शासन काल में देखते हैं कि औरंगजेब की रुचि इसमें नहीं थी, चित्रकारी में नहीं थी, क्योंकि इसको क्या गैर इस्लामिक माना जाता था। इसीलिए अकबर ने इसको प्रश्रय नहीं दिया। और यह उसके बाद क्या हुआ कि मुगल दरबार के जो चित्रकार थे वह क्षेत्रीय राजाओं के यहाँ शरण पर आए।
प्राप्त किए, जिसमें पंजाब के पहाड़ी जे क्षेत्र जो है, खास करके हिमाचल प्रदेश के जो क्षेत्र थे, उसके राज दरबारों में पहुंच गए। राजस्थान के राजपूत शासकों के यहाँ इन्होंने जाकर एक नई विधा को जन्म दिया। जैसे मान लीजिए किशनगढ़ में किशनगढ़ शैली आप लोग देखते हैं, राजपूत शैली का विकास इन्होंने किया, कांगड़ा शैली का विकास हुआ, पहाड़ी शैली चित्रकारी शैली का विकास हुआ, और जिसमें क्या है, जिसमें मुगल प्रभाव को देखा जा सकता है। राजस्थानी शैली की चित्रकारी में पश्चिम भारतीय या जैन शैली की पूर्ववर्ती परंपराओं का मिश्रण चित्रकारी की मुगल शैलियों के साथ किया गया। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि चूंकि मुगल दरबार से ही ये चित्रकार गए थे, तो मुगल तो शैली का इन्होंने प्रयोग किया ही क्या है, वहां की जो क्षेत्रीय शैली थी, जैसे मान लीजिए अब राजस्थान में जैन, भाई जैन लोग भी तो राजस्थान में मजबूत थे, तो जैनों की जो शैली थी उसको भी इन्होंने अपनाया, और अन्य जो वहां की अपनी लोकल संस्कृति थी उस शैली को भी इन्होंने अपनी चित्रकारी में समावेश किया। इस तरह मुगल शैली, जैन शैली, अन्य शैलियों का सम्मिश्रण इन्होंने वहां पे तैयार किया। इस प्रकार इस शैली की चित्रकारी में शिकार के दृश्यों के अतिरिक्त राधा कृष्ण की प्रेम लीला जैसे विषयों में 12 मासा और रागों के चित्रण को भी स्थान दिया गया। अब है, यह तो अब दो हम लोग पढ़ लिए, मुगल काल का स्थापत्य कला और चित्रकला। मुगल काल का स्थापत्य कला में हम लोग क्या देखे थे कि हम देखते हैं कि अकबर के समय से स्थापत्य कला की जो शुरुआत हुई वह अकबर के समय में, फिर जहांगीर के द्वारा, फिर शाहजहां के समय को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसको हम लोगों ने देखा कि किन किन भवनों का इन्होंने निर्माण किए, किन किन शैलियों का निर्माण किया गया। और फिर हम देखे शाहजहां के समय में स्थापत्य कला, फिर औरंगजेब के समय में जो भवनों का निर्माण किया गया उसको बारे में देखे, फिर हम लोग चित्रकला में इन मुगलों का योगदान देखे, किन किन शैलियों का प्रयोग किया गया। जहांगीर के समय में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंची, या जहांगीर के काल को चित्रकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जा सकता है, इसको मैंने देखा। अब हम लोग देखेंगे भाषा और साहित्य। अकबर के शासनकाल तक फारसी के ज्ञान का इतना प्रचलन था कि अब राजस्व के दस्तावेज फारसी के साथ साथ स्थानीय भाषा में भी रखने की आवश्यकता समाप्त हो गई। कहने का मतलब क्या हुआ कि अकबर के शासनकाल तक आते आते फारसी जो हो गई, वो फारसी का लोगों को इतना ज्ञान हो गया कि अब किसी दूसरी भाषा की जरूरत नहीं थी। मतलब लोग फारसी को समझना पढ़ना शुरू कर दिए थे। अकबर के शासनकाल में फारसी कविता और गद्य अपने चरमोत्कर्ष पे थे। अबुल फजल, अबुल फजल जो क्या था, अकबर के जमाने का एक महान विद्वान, शैलीकार और इतिहासकार। उसके भाई फैजी उस युग का प्रमुख कवि था। वह अकबर के अनुवाद विभाग में भी कार्यरत था। महाभारत का अनुवाद उसी के निरीक्षण में किया गया था। क्या है, अकबर के समय के दो प्रसिद्ध साहित्यकार विद्वान थे, कौन, अबुल फजल और उसका भाई फैजी। फैजी क्या था, फैजी अकबर का राज कवि भी था। फैजी जो था वो अकबर का राज कवि भी था, और अकबर का जो अनुवाद विभाग था, जिसमें क्या, जिसमें अनेक ग्रंथों का अनुवाद फारसी में किया जाता था, उस अनुवाद विभाग का प्रमुख भी था। और महाभारत का जो अनुवाद किया गया था फारसी में, जिसको रज्मनामा के नाम से किया गया था, उसका भी इसके देख फैजी के ही देखरेख में हुआ था। यह क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है, तो है रज्मनामा। और महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था, तो फैजी ने किया था। यह भी एग्जाम में पूछा गया। राजकवि शासक,
मुल्ला गजाली मसदरी, ये अकबर का राजकवि। तालिब मामूली, जहांगीर का राजकवि। अबू तालिम कलीम, यह शाहजहां का राजकवि था, यह पूछा गया है एग्जाम में। कलीम जो था शाहजहां का राजकवि था। कादिसी, ये भी शाहजहां का राजकवि था। कुतुबी और नजीरी, कुतुबी और नजीरी दो अन्य प्रमुख फारसी कवि थे। फारसी साहित्य के विकास में हिंदुओं ने भी अपना योगदान दिया। यद्यपि इस काल में संस्कृत में महत्वपूर्ण और मौलिक रचनाएं नहीं की गई, तथापि इस काल में लिखी गई संस्कृत पुस्तकों की संख्या बहुत अधिक है। देखिए कहा कहा क्या कह रहा है कि इस काल में हम देखते हैं, खास करके मुगल काल में, कि संस्कृत पर इतना महत्वपूर्ण रचनाएं नहीं की गई, और क्योंकि संस्कृत पे उतना ध्यान भी नहीं दिया गया। यहाँ पे तो क्या किया गया था, फारसी फारसी में रचनाएं की जा रही थी। लेकिन इस काल में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, फिर भी संस्कृत पुस्तकों की संख्या सबसे ज्यादा है, जिसकी रचना किसमें की गई थी, इस मुगल काल में किया गया। क्षेत्रीय भाषाओं के स्वरूप में स्थिरता और परिपक्वता आई, और इस काल में कुछ उत्कृष्ट गीति काव्यों की रचना की गई, और क्षेत्रीय भाषाओं में रामायण महाभारत का अनुवाद किया गया। मुगल कालीन साहित्य में देखिए कौन, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है अक्सर। रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था, कई बार यह एग्जाम में आया हुआ है। बदायूनी, याद रखिएगा, अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था। किसका, रामायण का। भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया था, राजा टोडरमल ने। टोडरमल ने भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था। योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किसने किया था, दारा शिकोह ने किया था। किसके समय में, शाहजहां के समय में। अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद सरहिंदी ने किया था, अकबर के समय में। अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद सरहिंदी के द्वारा किया गया था, अकबर के समय में। पंचतंत्र का कालीना और दीमना के नाम से फारसी में अनुवाद किया गया था मौलाना शाह मोहम्मद शाहाबादी के द्वारा। पंचतंत्र का, विष्णु शर्मा की रचना पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया गया था। और लीलावती गणित की जो पुस्तक है, इसकी रचना किसके द्वारा किया गया था, फैजी के द्वारा किया गया था। लीलावती की रचना फारसी भाषा में फैजी के द्वारा किया गया था, यह परीक्षा में पूछता है। कालिया दमन पुस्तक की रचना फारसी में किस नाम से, अयार ए दानिश के नाम से किया गया था, अबुल फजल के द्वारा। कालिया दहन जो है किताब, जिसमें क्या दिखाया गया है, कालिया नाग का किस तरह भगवान श्री कृष्ण ने उसका दमन किया था, उस किताब का भी किया गया है क्या, फारसी में अनुवाद। अयार ए दानिश के नाम से इसका फारसी में अनुवाद किया था अबुल फजल ने। 52 उपनिषद का फारसी अनुवाद, जिसको सिर ए अकबर कहा जाता है, यह पूछता है कि सिर ए अकबर क्या है, फारसी में अनुवाद है, किसके द्वारा किया गया था, दारा शिकोह के द्वारा किया गया था। और अकबरनामा या आईने अकबरी का फारसी में अनुवाद अबुल फजल के द्वारा किया गया था। बाबरनामा किस भाषा में, तुर्की भाषा में बाबर के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, इसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। बाबरनामा का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। और हुमायूं नामा जो है, ये भी फारसी की पुस्तक है, किसके द्वारा लिखा गया था, गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था हुमायूं के शासनकाल में। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा की रचना की गई थी हुमायूं के समय में। तुजक ए बाबरी, यह तुर्की भाषा में लिखी गई पुस्तक है, यह बाबर के द्वारा लिखी गई है। बाबर की यह क्या है, आत्मकथा है। तुजक ए बाबरी जो है, यह बाबर के द्वारा लिखी गई है, उसकी ये आत्मकथा है, जिसमें क्या मिलता है, जिसमें इसने भारत के दो प्रसिद्ध
हिंदू शासकों का इसमें वर्णन किया है। एक किया है किसका, मेवाड़ के शासक राणा सांगा का, और एक किया है दक्षिण के शासक विजयनगर शासक कृष्णदेव राय का, जिनको यह क्या मानता है, दोनों को एक मजबूत बहादुर शासक के रूप में यह चित्रित किया है। तुजक ए जहांगीरी, यह जहांगीर की आत्मकथा है। तुजक ए जहांगीरी जो है यह जहांगीर की आत्मकथा है, जिसकी रचना किसने किया, फारसी भाषा में है। इसकी रचना जहांगीर, मोतमिद खां और मोहम्मद हादी के द्वारा किया गया है। मतलब इसकी रचना में जहांगीर ने भी योगदान दिया। कई बार यही पूछा गया है कि तुजक ए जहांगीरी के रचनाकार कौन है, तो वहां जहांगीर ही आंसर मान लिया। मुंतफा मुंतखाब उल तवारिक, मुंतखाब उल तवारिक जो है फारसी की पुस्तक है, इसकी रचना अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया है। मुंतखाब उल तवारिक की रचना फारसी में अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया है। इकबाल नामा ए जहांगीरी की रचना भी फारसी में मोतमिद खां बख्शी के द्वारा किया गया है। मोतमिद खां बख्शी के द्वारा इकबाल नामा की रचना की गई है। और मासिर जहांगीरी की रचना फारसी में ख्वाजा कामगार के द्वारा किया गया है। और तबकाते अकबरी फारसी भाषा में किसके द्वारा लिखा गया है, निजामुद्दीन अहमद के द्वारा, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। शाहजहांनामा है पुस्तक, इनायत खां के द्वारा लिखा गया है, फारसी में लिखा गया है। नुस्खा ए दिलखुशा, नुस्खा नुस्खा ए दिलखुशा फारसी में है, हाफी खां के द्वारा लिखा गया है। आलमगीरनामा ये भी फारसी में मिर्जा मोहम्मद काजिम के द्वारा लिखा गया है। मिर्जा मोहम्मद काजिम के द्वारा आलमगीर नामा की रचना की गई है। महासिर उल आलमगीरी की रचना फारसी भाषा में शाकी मुस्तैद खां के द्वारा किया गया है। और फतवा ए आलमगीरी की रचना फारसी में शेख निजामुद्दीन अहमद के द्वारा किया गया है। पादशाहनामा की रचना फारसी में मोहम्मद अमीन के द्वारा किया गया है। पादशाहनामा की रचना फारसी में किया गया किसके द्वारा, समय मोहम्मद अमीन के द्वारा किया गया है। ये तो था पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, जहां से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, स्टेट पीसीएस दे रहे हो, यूपीएससी सीएससी दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, कोई भी एग्जाम देते हैं, आपको यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अकबर के समय में हिंदी कवियों को मुगल दरबार में स्थान दिए जाने लगा। सबसे प्रभावशाली हिंदी कवि तुलसीदास थे, जिनके नायक राम थे। देखिए अकबर कहा जाता है, अकबर के समकालीन थे, पूछा हुआ एग्जाम में कि अकबर, तुलसीदास किसके समकालीन थे, ये अकबर के समकालीन थे। हम देखते हैं कि इन्होंने अकबर से मुलाकात भी किया था, अकबर इनसे तुलसीदास जी से मुलाकात भी किया था। और अकबर के समय में हम देखते हैं कि हिंदी के जो कवि थे, इनको भी मुगल दरबार में प्रश्रय दिया जाने लगा। अब्दुल रहीम खान खाना जो थे, वो खुद एक हिंदी के बहुत बड़े विद्वान थे, जिन्होंने हिंदी के योगदान में उनका स्थान है। तुलसीदास ने हिंदी की अवधी बोली का प्रयोग किया, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनभाषा के तौर पर प्रचलित है। मतलब तुलसीदास जी ने अपनी रचना, रामायण की रचना किसमें, रामचरितमानस की रचना किसमें किया है, रामचरितमानस की रचना उन्होंने अवधी भाषा में किया है। तुलसी मुख्य रूप से एक मानवतावादी कवि थे, जिन्होंने पारिवारिक आदर्शों का समर्थन किया और राम की भक्ति को मोक्ष का मार्ग बताया। मतलब इन्होंने क्या किया, तुलसी ने परिवार का जो एक आदर्श रूप होता है, उसको इन्होंने यहाँ दिखाया। ये क्या मतलब, चार भाई, माता पिता, भाई कितना माता पिता भाई का इज्जत करते हैं, बड़े भाई का, एक परिवार में किस तरह का आदर्श होना चाहिए। मतलब क्या है, राम का जो रूप है वो आदर्शवादी रूप है, तुलसी के जो राम है वो आदर्शवादी है। तो इन्होंने क्या किया, तुलसीदास जी ने मानवतावादी कवि थे, इन्होंने आदर्श परिवार के आदर्शवाद को समर्थन किया। और राम को क्या बोले कि राम की भक्ति से क्या हो सकता है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है।
उसी के समय में हम देखते हैं कि एकनाथ और तुकाराम का भी महाराष्ट्र धर्म में उदय हुआ। इन्होंने मराठी साहित्य को उसके शिखर पे पहुंचाया। कौन? एकनाथ और तुकाराम। उर्दू का प्रथम काव्य संग्रह दीवान के नाम से मोहम्मद कुली ने लिखा। अकबर ने संस्कृत में अलोपनिषद नामक एक छोटा उपनिषद की रचना करवाया। जगन्नाथ पंडित शाहजहां के दरबारी कवि थे, उसने उसे महाकवि की उपाधि दी थी। कि पूछा गया एग्जाम में कि जगन्नाथ पंडित, यूपीपीसीएस में एग्जाम में पूछा गया है कि जगन्नाथ पंडित किसके दरबारी कवि थे जिनको महाकवि की उपाधि प्रदान किया था? शाहजहां ने। यह शाहजहां के दरबारी कवि थे जिन्हें शाहजहां ने महाकवि की उपाधि से विभूषित किया था। गंगा लहरी, रस गंगाधर इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। किसकी? पंडित जगन्नाथ की। सुंदर श्रृंगार के कवि सुंदर को शाहजहां ने महाकवि राय की उपाधि दी थी। अब संगीत, मुगल काल में संगीत का विकास किसके समय में हुआ देखते हैं। अकबर ने ग्वालियर के प्रसिद्ध गायक तानसेन का संरक्षण। देखिए अकबर के समय में क्या हुआ, स्थापत्य कला, चित्रकला, साहित्य के साथ साथ संगीत के क्षेत्र में भी उसने महत्वपूर्ण योगदान दिया। और अकबर के समय में हम देखते हैं कि प्रसिद्ध गायक, ग्वालियर के प्रसिद्ध गायक तानसेन जो थे वो अकबर के संरक्षण में थे। तानसेन क्या थे? एक ध्रुपद गायक थे। ध्रुपद गायक थे, ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इन्होंने रुद्र वीणा नामक एक वाद्य यंत्र की खोज किया था। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि तानसेन के द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र का निर्माण किया गया था? तो रुद्र वीणा का किया गया था। तानसेन को अनेक नए रागों की रचना का श्रेय दिया जाता है। जहांगीर और शाहजहां के अतिरिक्त कई मुगल शासकों ने भी अकबर के उदाहरण का अनुकरण किया। शाहजहां ध्रुपद गायक था, मतलब शाहजहां जो था वो खुद भी ध्रुपद गायक। और कहा जाता है कि जहांगीर और शाहजहां के अतिरिक्त औरंगजेब को छोड़कर कई और मुगल शासक हुए जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने संगीत को महत्वपूर्ण स्थान दिया अपने दरबार में। रूढ़िवादी औरंगजेब के द्वारा संगीत को दफना दिए जाने की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। औरंगजेब ने अपने दरबार से गायन को बंद करवा दिया, लेकिन वाद्य यंत्रों के वादनों को वह नहीं रोक सका। बादशाह खुद बीड़ा वादक था। या कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि मुगल बादशाह औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाता था? वह बीड़ा, खुद बीड़ा को बजाता था, वह बीड़ा में पारंगत था। भारतीय शास्त्रीय संगीत का फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुई। भारतीय संगीत का फारसी में सबसे ज्यादा अगर पुस्तकों की जो रचना हुई वो औरंगजेब के समय। देखिए औरंगजेब के समय में दरबार में कोई पुस्तक नहीं लिखा गया, सब लोग छिप छिपा के अपने यहाँ लिखते थे, क्योंकि मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा क्या किया गया, साहित्य को संरक्षण नहीं दिया गया। मोहम्मद रिजा खान को उत्तरी भारत में आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता है। इस तरह हम लोग आज क्या पढ़ लिए? हम लोग पढ़ लिए मुगल स्थापत्य, मुगल चित्रकला, मुगल साहित्य, मुगल संगीत। यह इंपॉर्टेंट है पीटी की दृष्टि से, यह प्रीलिम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। इसी के साथ मैं अमित कुमार सिंह अब आज का क्लास यही समाप्त करता हूँ दोस्त। कल हम लोग मिलेंगे नए क्लास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हम मिलेंगे भक्ति और सूफी आंदोलन। भक्ति और सूफी आंदोलन परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। हम अगले क्लास में लेके आ रहे हैं, आप लोग जरूर शामिल होइए, क्योंकि वहां से भी प्रीलिम्स में प्रश्न बनते ही बनते हैं। भक्ति और सूफी से प्रश्न परीक्षा में पूछे ही पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग जरूर आइए। इसी के साथ मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों को धन्यवाद देता हूं दोस्त। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल
यूपीएससी सीएससी हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तथा आप हमारे कोड AKS001 के माध्यम से जरूर एडमिशन लीजिए। इसी के साथ मैं क्लास को बंद करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।